प्रणाम आपको, बहुत बहुत नमस्कार। शहनाज बहुत मेहनत कर रहा है और गला उसका खराब है, फिर भी वो मेहनत कर रहा है। लेकिन जो योगेंद्र भाई जब बोल रहे थे और मनीष जब बोले तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे दोनों साथियों के स्वर में थोड़ी निराशा है। पीछे जो दो बच्चे गए हैं उनको लेकर हो, चाहे दामिनी के साथ जो वो आपको लेकर हो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये नवीन आशा के लिए आए हैं। निराशा है ये पता है, बीमारी है ये पता चल गया, लेकिन मैं निराश नहीं हूं। जिस समय दामिनी रात में लड़ी 6 दरिंदों के साथ और उसके बाद सिंगापुर में लड़ी तो मैं ये सोचता था कि इस देश के पास 64 साल में ऐसा कानून नहीं है कि इस देश की बेटियां सड़क पर शाम को निकल सकें। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 80 किलोमीटर के सिंगापुर के पास जो अस्पताल है वो इस देश के पास अस्पताल भी नहीं है, दिल्ली में नहीं है। इसलिए अपनी बेटी को हमें सिंगापुर भेजना पड़ा। हम दोनों तरफ से लुटे हुए लोग हैं। लेकिन दोस्तों, विजय चौक पर मैं गया था, मनीष भाई वहां थे, हम दोनों को लाठियां पड़ी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई उस लड़की को तो हम नहीं बचा सके। लेकिन ये भी 64 साल में पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े अहंकारी दरवाजे पर सुबह ही सुबह हिंदुस्तान की जवानी ने जाकर लात मारी के दरवाजा खोलो, हम बात करना चाहेंगे। ये भी इस देश में पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान की छोटी बेटियों ने 18, 19, 20 साल की लड़कियों ने जाकर वहां कहा लाठी वाले हुक्मरानों से कि तुम्हारी लाठियों से नहीं डरेंगे। मैं तो उससे पहले भी एक बार सुबह ही सुबह खा चुका था। ये मनीष जैसे दोस्तों तो आपके पिटने की संभावना लगातार बनी रहती है। ये एक दिन सुबह ही सुबह इसने मुझसे कहा कि कल सुबह 5 बजे उठ जाना। मैंने कहा क्या बात है? बोले वो कोयला चुन गया, सोनिया गांधी से पूछने चलेंगे। तो मैं इसके साथ चला गया कि चाची चाय पिलाएंगे। वहां गया, वहां तो पिटाई शुरू हो गई, लड़ शुरू हो गया। पहली बार पता चला कि लाठी बजने और ताली बजने में क्या अंतर है। मैं मंडावली के बहुत कम सम्मेलनों में आया हूं, पुराने लोगों को याद होगी, 5-6 साल पहले बहुत आता। उससे पहले मुझे लगता था ताली बजना और लाठी बजना एक जैसा होता है। लेकिन तब पता चला कि ताली बजने में ताली बजती है और लाठी बजने में वाह वाह की जगह आहा आहा होती है और बहुत दिन तक होती रहती है। और किसी विशेष दिशा से हवा चल जाए तो कभी भी हो जाती है। लेकिन उम्मीद बदली। इन 2 सालों में उम्मीद ये बदली है कि घर में बैठकर ये बात करने वाले लोग कि इस देश का कुछ हो नहीं सकता, आजकल चौराहे पर बात करते हैं कि कुछ हो तो सकता है, कुछ बदल तो सकता है। अभी एक दिन हवाई जहाज से उतरा तो भाजपा के दिल्ली के बड़े नेता मिल गए। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आजकल उनके बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, बहुत जगह टंगे हुए हैं वहां पर। उन्होंने मुझसे कहा कि आप टीवी पे जाते हो तो हमसे मत खड़ा करो कुमार भाई। मैंने कहा क्यों? बोले अगर आपकी 4-6 सीट कम पड़ गई तो सरकार हमसे मिलकर ही बनानी पड़ेगी। मैंने कहा चलो तुम यहां तक तो आए कि हमारी बन रही है। मैंने कहा चिंता मत करो, आने दो सितंबर अक्टूबर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये लड़ाई एक नए परिवर्तन की, और जो योगेंद्र यादव जी ने कहा कि मुझ जैसे आदमी को, आप जैसे आदमी को इसमें साथ आने का एक कारण तलाशना पड़ेगा। और कारण यही तलाशना पड़ेगा कि आज से 30 साल बाद जब मेरी बेटी का बेटा मुझसे पूछे कि आप उस समय कहां थे नाना जब देश परिवर्तन मांग रहा था, तो मैं उसे बता सकूं कि मैं उन्हीं लोगों के साथ खड़ा हुआ था जो इस परिवर्तन में अपनी नौकरी गंवाकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर खड़े हुए। ये आपका हमारा सबसे बड़ा परिवर्तन का समय है। ये जो मंडावली है, ये जो क्षेत्र है, ये अलग तरह की दिल्ली है। एक दिल्ली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की भी है, एक दिल्ली राजपथ की भी है, वो अलग तरह की दिल्ली है। ये अलग तरह की दिल्ली है। वहां कपिल सिब्बल रहते हैं, वहां वो लोग रहते हैं जो हमको और आपको नाली का कीड़ा कहते हैं। दोस्तों, कहीं गड़बड़ जरूर है। इस देश में एक बहुत बड़े जीजा जी, बड़े खानदान में उनकी शादी हुई है, हम सबके भी आदरणीय है। प्रियंका जी हमारी बहन है तो उनके पति हमारे जिया जी हुए, इसमें क्या बात है? जिया जी ने 50 लाख से 300 करोड़ कमाए। हो सकता है कोई नया फार्मूला मिल गया हो, तो हम जैसे नासमझ साले भी पहुंच गए कि जिया जी बताओ आप कैसे कमाए, मैं भी कमाना चाहता हूं। तो पहले तो वो बहुत नाराज हुए कि आप बदतमीज आदमी, आप कैसे पूछ सकते हैं मुझसे। जैसे ही हमने पूछा, 2 मंत्री जो उस विभाग के थे, एक वित्त मंत्री, एक कंपनी अफेयर्स मिनिस्टर, 24 घंटे में आगे कि नहीं गड़बड़ नहीं हुई जिया जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हरियाणा में उनकी जमीन थी, 300 एकड़ जमीन थी साहब। 4:30 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम जांच करेंगे। सुबह 11 बजे बोले कि जांच हो गई। मैंने कहा 350 को तो तुम चक्कर लगाते तो 24 घंटा हो जाता, ये 12 घंटे में कैसे हुई? तो हमने कहा आपके पैसे कहां से आए? तो उन्होंने बताया कि हमने कॉर्पोरेशन बैंक से 7.5 करोड़ रुपए हमने लिया, हमको मिला। तो हमने लगा मिल गया होगा। 2 दिन बाद कॉर्पोरेशन बैंक के मैनेजर ने कहा साहब हमने 1 रुपया नहीं दिया। हम पूछ रहे थे जी पैसे कहां से आए? बोले तुम बदतमीज हो, ये क्या बात हुई भाई?
आप जितने लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, माएं बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं हमारी, आप बताइए कि आपके 4वीं क्लास के 5वीं क्लास के लड़के के बैग में, लड़की के बैग में अगर एक सोने से जड़ा हुआ 3 लाख रुपए का नोकिया का वर्तू फोन मिल जाए या 2-2 लाख की 2 गड्डियां मिल जाए तो आप क्या करेंगे? जबकि आपके पति की तनख्वाह 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है। आप सबसे पहले उससे पूछेंगे आया कैसे पैसा? वो नहीं बताएगा तो आप उसे पीटेंगे, फिर भी नहीं बताएगा तो आप अपने पति को शाम को बताएंगे कि इसकी जांच पड़ताल करो। बस यही एक एजेंसी कमी है इस देश में कि पड़ताल कौन करेगा। जीजा जी के बैग में पैसे निकलते हैं, हम पूछते हैं कैसे? बोले तुम बदतमीज हो, तुम बोलो मत। ये कौन सा कानून है भाई? एक नितिन गडकरी जी एक जमीन ली, सरकार ने बांध बनाने के लिए, सरकार ले सकती है, उसमें से कुछ जमीन बच गई, बच सकती है। किसानों ने कहा कि हमारी जमीन थी, ये बच गई बांध से, हमें दे दो। सरकार ने कहा हम आपको नहीं देंगे, कह सकती है सरकार। नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे दे दो, मेरी फैक्ट्री पास में है, सरकार ने चौथे दिन में दे दी। हम पूछ रहे कि कैसे ले ली? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस की सरकार, एनसीपी का मंत्री और 4 दिन में जमीन मिल गई। हम कह रहे हैं कैसे मिल गई? बोले आप लोग बदतमीज है। ये क्या बात है भाई? गड़बड़ तो कहीं ना कहीं है। एक सलमान खुर्शीद साहब, वो लोगों की बैसाखी चुरा के ले गए, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, गालियां देने लगे हमको, बोले तुम तो नाली के कीड़े हो, तुम तो गटर के। अरे हम तो गटर से भी नीचे के हैं, पर अब जो बात पूछ रहे हैं वो तो बताओ। बोले ये बदतमीज लोग हैं अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया तो बहुत ही बदतमीज है। मनीष ने ये कहा जंतर मंतर पर कि चोर की दाढ़ी में ऐसे लोग बोले तिनका। बोले मनीष सिसोदिया ने सांसदों की बेइज्जती कर दी। मैंने कहा मनीष ने तो ये कहा था चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जनता ने कहा था। अगर आप ईमानदार होते जनता कहती कुछ नहीं, पर जनता ने क्यों कहा तिनका? क्यों समस्या हुई? हमने सलमान खुर्शीद साहब से ये पूछा कि भाई साहब ये सारे लोग आपने इनको जरूर बैसाखियां दी होंगी, जरूर दिया होगा, ये बताओ बुलंदशहर में स्याना में एक आदमी है, उसको आपने गंगाराम को कान में लगाने की मशीन दी थी, 2011 में दी थी, 2009 में वो मर गया था। तो हमें ये बताओ कि हम तो हिंदू हैं, श्राद्ध हमारे यहाँ होता है, मुसलमानों में कब से होने लगा ये श्राद्ध? कि गंगाराम बहरे थे तो मरने के बाद एक मशीन दे दो उनको। बोले आप बदतमीज है। ये क्या बात हुई भाई? हम आपसे हिसाब किताब पूछ रहे हैं, हम आपको टैक्स देते हैं, हम आपको पैसा देते हैं। जैसा मनीष भाई ने कहा कि लाल और नीली बत्ती नहीं होगी, होनी चाहिए भाई, मंत्री हैं, नेता हैं, लगा सकते हैं, लेकिन 64 साल पहले हमने आपको लाल बत्तियां दी थी, आपने उनका दुरुपयोग करा। इस देश के आम आदमी में संकेत गया कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे। ये संकेत क्यों गया? ये मेरी वजह से नहीं गया, मैंने लाल बत्ती नहीं लगाई, आपने लगाई थी, आपके भाइयों ने लगाई थी, तो गड़बड़ कहीं ना कहीं आपने की होगी, समस्या आपकी ओर से आई होगी। और जो लोग इस अहंकार में हैं, कहते हैं हम जवाब क्यों दें, हम क्यों बताएं? आप सबने पढ़ा होगा, पढ़े लिखे लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब रामलीला मैदान में अनशन चल रहा था तो हम मिलने गए, सलमान खुर्शीद से बोले आप लोग कौन? मैंने कहा हम वी द पीपल। बोले हु द पीपल? हम तो जानते ही नहीं। मैंने कहा आप? बोले हम तो चुने हुए पीपल हैं। तो मैंने कहा हम आपका कह रहे हैं? बोले हम भाई पानी चढ़ाओ, हम ही असली पीपल हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, इन्हीं पीपल पे चमगादड़ नहीं लटकी तेरे में, तो हम आपका नाम बदल देंगे, चिंता मत करो। जिस देश में प्रधानमंत्री कहता है कि पैसे झाड़ पे नहीं लगते, आदमी पूछ रहा है कि पैसे कहां हैं, मैं खाऊं कैसे, प्रधानमंत्री कहते हैं पैसे झाड़ पे नहीं लगते। आना इस बार चुनाव में चाची को लेकर वोट भी वहीं से तोड़ लेना, झाड़ पे लगते हैं, वहीं से ले लेना। जिस देश का कृषि मंत्री कहता है कि मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं कि मैं घुमाऊंगा एक डंडी और कीमत गिर जाएगी। एक पगलाए हुए लड़के ने कृषि मंत्री पे झापड़ मारा, ढंग से लगा भी नहीं। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि झापड़ नहीं मारा जाना चाहिए था, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए थी। तो बड़े पूरी संसद 3 दिन तक रोती रही, शरद बाबू को झापड़ मारने की कोशिश की। कितनी गंदी बात है। अच्छा साहब, हमसे पूछो उठाए हैं कितने सितम, हमसे पूछो उठाए हैं कितने सितम, जिंदगी से चले मौत पर आ गए, एक हम हैं जो चुप चोट सहते रहे, आप झापड़ लगाओ और घबरा गए। एक में आपको समस्या हो गई, आपने उसको बंद कर दिया और पूरा सदन आपके विलाप पे रहने लगा। अहंकार मत करिए साहब, गुमान में मत आइए। यहाँ दूर दराज से आए हुए लोग बैठे हैं, मैं मंडावली की इस पूरे इलाके की बनावट से परिचित हूँ अरविंद भाई, मैं यहाँ आता रहा हूँ। यहाँ वो लोग हैं जो सहारनपुर से, खेकड़ा से, बागपत से, बड़ौद से, बावली से, वो लोग यहाँ बैठे हैं, वो सब इस बात की तायद करेंगे अहंकार किसी का नहीं रहता। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। इसलिए इस अहंकार में मत रहिए कि आप बहुत बड़े नेता हैं, इस अहंकार में मत रहिए कि आप लाल बत्ती जगाते हैं। और हमारा किससे विरोध है, हमारा काम भी नहीं था, राजनीति हमारा काम नहीं है।
कम से कम मैं जो 4-5 लोग बैठे हैं इनको जानता हूं, इनका काम नहीं, योगेंद्र भाई का काम नहीं है, अरविंद का काम नहीं है। और मैं बिना अरविंद से अनुमति लिए हुए जो राष्ट्रीय संयोजक है हमारे, मैं घोषणा कर रहा हूं इस मंच पर, अगर चुनाव से 2 महीने पहले भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के दोनों सदन बैठकर 4 कानून पास कर दें, जन लोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल और ग्राम स्वराज, हम आजादी के बाद पहली पार्टी होंगे जो चुनाव आयोग में जाके कहेंगे साहब हमें बंद करो, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमारे नेता बहुत अच्छे हैं। आप हमें बताते हैं कि हम चुनाव लड़ने आए, हम चुनाव नहीं लड़ने आए, हम राजनीति करने नहीं आए। जो राजनीति तुम भूल गए हो उसे हम बताने के लिए आए। हम तो 4 पहियों पर बैठे हुए महाराज थे, लोकतंत्र के 4 स्तंभों पर हमारी सवारी निकल रही थी। 47 के बाद 50 के बाद हम बैठे हुए थे, हमने सोचा सेवक नीचे सवारी ले जा रहे हैं, ये मीडिया वाले हैं, ये न्यायपालिका वाले हैं, ये व्यवस्था का पालिका है। थोड़ा सफर आसान हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जैसा तपस्वी नेता आया तो हमें नींद आ गई। जब हम आंख खोल के जाके तो देखा कि ये तो हमारी सवारी नहीं है, ये तो हमारी शव यात्रा निकाल रहे हैं। और हमने पूछा कि आप हमें कहां ले जा रहे हो मरघट की तरह? बोले चुप पड़ा रहे, 5 साल बाद बात करना, जब तुझे फूंक दूं उसके बाद हमारे पास आना। हम इन्हें राजनीति सिखाने आए, हम इन्हें बताने आए कि कायदा कैसे चला जाता है, हम इसे बताने आए हैं कि टैक्स हम देते हैं, वोट हम देते हैं, मालिक हम हैं। अगर नौकर हो तो तमीज से नौकरी करो, अन्यथा इस नौकरी से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, इन नौटंकियों से देश नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में एक टेडी बियर है, आप जानते हो, बड़ी युवराज है, बड़ी पार्टी के, वो दलितों के घर खाना खाने गए, वो 1000 दलितों के घर खाना खाया। बाद में तो दलितों ने मना कर दिया कि रहने दे, तो खा के भी बिगाड़ता है, क्या फायदा है। वो रात को 12 बजे घुसे भाई साहब, सारे चैनल लग जाए, 2:30 बजे निकल आए दलित के घर 3 रोटी खा के, उसके 3 नीति उसे ये खा जाए, उसके बाद चैनल हमारे चलाना शुरू कर दें। ये वो खाट है जिस पर वो लेटे, ये वो नल है जिस पर वो नहाए। मैंने कहा अंदर और ले जा कि ये करके गए, देश का तो कर ही दिया। मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि वो दलितों के घर खाना ना खाएं, खाएं जरूर खाएं दलित के घर पर, बड़ी अच्छी बात है। मैं उनका नारा लगा दूंगा, मैं उनका पोस्टर लगा दूंगा, जैसे इनका लगाने के लिए तैयार हूं। लेकिन दोस्तों, जो बात कह रहा हूं आपकी तालियों से बताएंगी, ये बेवकूफी है, ये नाटक है, ये हमारी भावनाओं को बेचकर उसे वोट में बदलने का षड्यंत्र है। जो राज करना जानता है, जो नेता बनना चाहता है, उसका काम ये नहीं होना चाहिए कि वो दलित के घर खाना खाए। उसका काम ये होना चाहिए कि रात को जब घर बैठकर खाना खाए तो इस बात की चिंता करे कि सब दलितों ने खाना खा लिया या नहीं खा लिया, ये उसका काम होना चाहिए। आप हमारा बेवकूफ बनाने निकले कि दलित के घर खाना खाए। एक वो नए शिकारी आए, वो मंदिर बनाएंगे, पहले बनाया था उन्होंने मंदिर, आपको याद है कितना भव्य बना। रामलला है टाट में और ये सारे हैं ठाट में, जिसको मिला वो ठाट में। अब ये बता रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे। किसी पार्टी का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मंदिर बनाए, उस पार्टी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसा शासन आए कि हर घर मंदिर जैसा हो जाए, मंडावली में कभी बच्चे ना उठाए जाएं। ये बात आप नहीं कहेंगे। आपको मंदिर बनाना है, लेकिन देश का मंदिर नहीं बनाना है, देश को मंदिर जैसा नहीं बनाना है। ये वो सवाल है जिनसे आपको साबका लेना है, ये वो सवाल है जिनको आपके साथ मिलकर आगे बढ़ाना है। मैं जब कभी विदेश जाता हूं, अभी मई में जाऊंगा, तो मेरे पड़ोस में बैठा हुआ आदमी ट्राम में पूछता है, फ्रॉम विच कंट्री यू आर, आप किस देश से हैं? मैं कहता हूं आई एम फ्रॉम इंडिया। तो वो कहता है इंडिया, वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मंडावली वालों में सपना देखता हूं कि आज से 10 साल बाद जब मैं कभी अमेरिका जाऊं, मेरे पड़ोस में बैठा हुआ आदमी मुझसे पूछे फ्रॉम विच कंट्री यू आर, मैं कहूं आई एम फ्रॉम इंडिया। वो कहे इंडिया, वेरी ऑनेस्ट लीडर्स, वेरी ग्रेट पॉलिटिशियंस, वेरी क्लीन पॉलिटिक्स। ये सपना इस देश की आंखों में पलना प्रारंभ होना चाहिए, ये संवाद इस देश में जाना चाहिए। और आप लोगों ने मिलकर 2 साल में इस मुहावरे को बदला है, नेता शब्द के मुहावरे को बदला है। यह हुआ है कि इसी चौराहे पर एक लफंगा नेता खड़ा होकर अपना अभिनंदन कराता था, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं होती है। जहां 5 तिरंगे वाले लड़के लड़कियों को लोग देखते हैं तो नेता अपना रास्ता बदल देते हैं कि इधर मत जाओ, इधर तिरंगे वाले आ रहे हैं। क्योंकि देश की राजनीति 2 हिस्सों में बट गई है, एक लफंगों वालों की और एक तिरंगों वालों की। ये तय आपको करना है, मुझको करना है कि हमें कहां खड़ा होना है। इस राजनीति का यह मुहावरा बदलना है। उत्तर प्रदेश में जेल मंत्री साहब भी मर्डर के आरोपी हो गए। किसी ने मुझसे कहा कि साहब इनको जेल मंत्री क्यों बनाया? मैंने कहा ये बहुत दिन रहे हैं, इनको अनुभव है, बनाया जाना चाहिए, इसमें क्या बात है। इनको पता है कि जेल में कैसे रहा जाता है, और अगर भगवान ने चाहा, मौसम ठीक रहा, आप लोगों की आंधी चली तो फिर वही रहेंगे लास्ट में। तो इनका तो हक बनता है कि वहां बना जाना चाहिए। डीएसपी सुरक्षित नहीं है, बताइए आप। एसएचओ मार दिया, बताइए कौन सुरक्षित है? क्योंकि पुलिस वालों को भी ये जानना पड़ेगा, नौकरी करने वालों को जानना पड़ेगा। हमसे लोग कहते हैं कि शीला दीक्षित जो उस जगह से लड़ती हैं जहां सरकारी अधिकारी बहुत रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये धर्म युद्ध है।
ये 5 पांडवों की लड़ाई है हजारों कौरवों के सामने, और ये जीती इसलिए जाएगी कि सरकारी अधिकारी भी सामने कानून का आदर दिखाने के लिए इनके चाहे साथ रहते हो, चाहे इनकी चमचागिरी करते हो, लेकिन अंदर से साथ रहते हैं। महाभारत में भी यही हुआ था। अर्जुन जाता है खुद पितामह भीष्म के पास और पूछता है कि पितामह जब तक आप नहीं मरेंगे हम जीतेंगे कैसे? पितामह खुद बताते हैं कि हम ऐसे मरेंगे बेटा और तुम ऐसे जीतोगे। आज जितनी फाइल अरविंद केजरीवाल लिए बैठे हैं ये कोई इजराइल से नहीं आई, ये इन्हीं के दफ्तर के लोग दे गए कि हम अपने नेताओं से दुखी हैं, ये पकड़ो फाइल, करो इनके खिलाफ खड़ा। क्योंकि प्यार पांडवों पर मन से है, कौरव की सेवा तन से चल रही है। तो शरीर नहीं जिताता, मन जिताता है। जिस समय आप पोलिंग बूथ में अकेले खड़े होते हैं उस समय आपके दिमाग पर कोई स्वार्थ हावी नहीं रहता, मन काम करता है। दिल किसके लिए कह रहा है वोट देने के लिए? बहुत सारे लोग पूछते हैं अकेले में आप जीतेंगे कैसे? मुझको तो डर लगता है, आप लोगों की पार्टी कैसे जीतेगी? मैं तो बहुत डरा हुआ हूं। लड़कियां कहती हैं, लड़के कहते हैं, महिलाएं कहती हैं हम तो बहुत डरे हुए हैं, आप कैसे जीतेंगे? मैंने कहा यही डर जिताएगा। ये जो आपके अंदर डर है कि अच्छे लोग कैसे जीतेंगे, उस दिन आप घर से निकलेंगे और ये सोच के जाएंगे कि ऐसा ना हो जाए मेरे जाने से, मेरे ना जाने से ये हार जाए, इसलिए मैं चलूंगा वोट डाल के। इस इलाके से, इस क्षेत्र से जहां से उम्मीदें निकली हैं, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को आईना दिखाया है, जितनी बड़ी विशाल जनसभा यहाँ पर हुई है, और ये सब लोग थैली लेकर रैली में नहीं आए हैं, ये सब लोग ट्रक में लाद कर नहीं आए हैं, ये आए हुए लोग हैं, लाए हुए लोग नहीं है। जितने भी लोग पीछे तक बैठे हुए हैं ये सारी जनता आई हुई है, ये अपने घरों से निकली है, अपने मकानों से निकली है इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप किसी भारी मात्रा में यहाँ तक इकट्ठे होते रहें और लगातार हम इस काम को आगे चलाते रहें। जो ये हमारा युवा कवि कह रहा था कि लोग पहचानेंगे, सब पहचानेंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आधी रात एक मंत्री जी टी शर्ट जींस में कहीं से लौटे थे, किसी ऐसे काम गए थे जहां अपने सेवकों को नहीं ले जा सकते थे, कोई महान काम रहा होगा। ऐसे काम बहुत करते हैं उत्तर प्रदेश में मंत्री, आपको तो पता है, यहाँ भी करते हैं बहुत सारे। तो एक लुटेरा मिल गया, उसने रिवॉल्वर लगा दी, बोले ला भाई पैसा निकाल। तो मंत्री जी बोले कि मैं तो मंत्री हूं। तो लुटेरा बोला ला फिर मेरे निकाल, क्योंकि उसको भी पता है कि बड़ा लुटेरा कौन है, उसको भी पता है कि किसने लूटा हुआ है। कलमाडी साहब ने कॉमनवेल्थ में लूटा, पूरी दुनिया को पता चल गया, लेकिन सरकार को लगा इनका पैसा खत्म हो गया होगा, इसलिए सरकार ने अभी तुरंत एक बड़ी योजना उनके नाम दे दी कि इसका पैसा आप फिर दोबारा लूटिएगा। 5-5 साल की जो एक खो है, 14 तक हम लूटेंगे, 19 तक तुम लूटना, फिर 24 तक हम लूटेंगे, फिर 29 में तुम लूटना, ये बंद होनी चाहिए। जो भी लोग ये सोचते हो कि अकेला अरविंद केजरीवाल क्या कर ले, अकेले मनीष सिसोदिया क्या कर लेंगे, मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा। मैंने कहा भाई अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ता, पर ढंग से उछल जाए तो भड़मुजे की आंख फोड़ देता है, और कई बार फूट चुकी है, ये हर बार फूटती है, हर बार दिखाया जाता है आदमी नहीं पहुंचे, लोग नहीं पहुंचे, भीड़ नहीं जुट रही। ये भीड़ का काम नहीं है, ये इस देश की चेतना का काम है। ये वो लोग हैं जिनकी चेतना जब जगती है तो बड़े बड़े सिंहासन उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के तख्त पलट जाते हैं। आप सबको इसी आभार के साथ इस राजनीति को नई दिशा देने की जो मुहिम इस 64 साल बाद इस देश में चली है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारा आजकल का नेता कहता है कि तुम मुझे आजादी दे दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा, वो तो मेरा एक्सपर्टीज काम है, उसमें तो मैं निष्णात हूं। तो ये जो नेता शब्द की व्याख्या है ये बदलनी बहुत जरूरी है, ये जानी बहुत जरूरी है। और जो भी लोग अपने मकानों में सुन रहे हैं, अपने घरों से सुन रहे हैं, आप सबको निकलना पड़ेगा, क्योंकि महाकवि दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो इस लड़ाई में चुप रह गए उनका भी इतिहास लिखा जाएगा, वो भी अपने आप से सवाल करेंगे। तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, अपने आप को इकट्ठा करना पड़ेगा। आपने इतने मनपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।